बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफ़ा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफ़ा जहान। एज यू ऑल नो दैट वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 11 बायोएनर्जेटिक्स। तो टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम रिसेंटली फोटोसिंथेसिस को डिटेल से डिस्कस कर रहे थे। अब फोटोसिंथेसिस को क्यों डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, टॉपिक से पहले आप इस चैप्टर का नाम देखें। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बायोएनर्जेटिक्स का मतलब होता है एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होना। मतलब कि हम इस चैप्टर में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करने के लिए बेस्ट एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी बेसिकली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यही हमने एग्जांपल ली स्टार्ट में अपनी फोटोसिंथेसिस, उसकी हम डिटेल अभी रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे। आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज का चैट जो टॉपिक है वो भी कंटिन्यूटी है प्रीवियस टॉपिक से, क्योंकि आज हमने बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिटेल से डिस्कस करना है। सबसे पहले अभी थोड़ा सा आप यहाँ हिंट ले लें, वो ये कि अगर हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें तो ये बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्हीं हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। समझ आ गया, आइडिया मिल गया। इसकी फर्दर डिटेल जो है वो आने वाली जो है स्लाइड, वहाँ से डिटेल से स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन स्लाइड, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप यहाँ ये समझें कि हमने कहा कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं ये ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सोलर एनर्जी को या लाइट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने में, और इनडायरेक्टली ये फिर किसमें हेल्प कर रहे होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करवा रहे होते हैं। क्लियर हो गया? चलें जी स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स कहते हैं कि अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये जो है ना, ये क्रोलोप्लास्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर आपको पता है थैलाकॉइड, हमने कहा था कि थैलाकॉइड के अंदर क्रोलोफिल मौजूद होता है। और क्रोलोफिल क्या है? क्रोलोफिल बेसिकली एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। क्लियर हो गया? इसके अलावा भी काफ़ी सारे पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जैसा कि हमने अभी क्रोलोफिल की बात की, क्रोलोफिल की भी फर्दर बहुत सारी टाइप्स हैं, वो आज बेसिकली हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लोकेशन समझ आ गई कि ये पिगमेंट्स कहाँ मौजूद होते हैं। अब प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ से देखते हैं। कहते हैं कि पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, और वो जो विजिबल लाइट है वो डिफरेंट वेवलेंथ की हो सकती है, ठीक है। यहाँ मेंशन किया हुआ है। कहते हैं कि अगर हम इन पिगमेंट्स की कैपेसिटी की बात करें तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है वो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर हो गया? कहते हैं कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स है ना, अब एक पिगमेंट नहीं है, काफ़ी सारे पिगमेंट्स हैं। मैंने आपको कहा कि क्रोलोफिल में भी आगे फर्दर काफ़ी सारी उनकी टाइप्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। क्रोलोफिल जो है वो तो मेन पिगमेंट माना जाता है। इसके अलावा कुछ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो कि इस मेन पिगमेंट की हेल्प करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो मिल के देखो काफ़ी सारे पिगमेंट्स हो गए ना, तो वो काफ़ी सारे पिगमेंट्स मतलब डिफरेंट पिगमेंट्स एबिलिटी रखते हैं कि वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। अब हम ये पॉइंट भी आगे फर्दर डिटेल से देखेंगे कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को और कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। क्लियर हो गया? अब मैं आपको यहाँ ये पॉइंट समझाती हूँ कि बेसिकली विजिबल लाइट क्या होती है। विजिबल लाइट की अगर हम बात करें ना, उसमें 7 कलर्स आते हैं। यहाँ मैं आपको एक हिंट दे दूँ, वो ये है कि विबग्रीव, ठीक है। विबग्रीव का मतलब होता है वी से आप ले लें वॉयलेट, आई से आप ले लें इंडिगो, ठीक है, और बी से आप ले लें ब्लू, ग्रीन से आप ले लें जी, और आर से आप ले लें रेड, वाई से आप ले लें येलो, और ओ से आप ले लें ऑरेंज, ठीक है। तो ये टोटल 7 कलर होते हैं। इन तमाम कलर्स को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। क्लियर है? तो ये जितने भी कलर्स हैं जिनको हमने विजिबल लाइट बोली, ये तमाम के तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं ये पिगमेंट्स, और वो जो लाइट होती है वो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हो सकती है। उनकी कैपेसिटी हमने यहाँ मेंशन कर दी। समझ आ गई पॉइंट? नेक्स्ट अब डिटेल डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली ऐसी डिवाइस है, ऐसी मशीन है, ऐसी डिवाइस है जो हेल्प करती है मैयर करवाने में। मैयर वो ये कर रहे होते हैं कि डिफरेंट पिगमेंट्स जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं उनको देख रहे होते हैं, उनको मैयर कर रहे होते हैं, और फिर हमें मैयर करने के बाद प्रॉपर एक डाटा मिल रहा होता है कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो डिटेल है ये बेसिकली हमें एक डिवाइस की हेल्प से मिलता है ये डाटा, और वो जो डिवाइस है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है।
समझ आ गई। आगे डिटेल हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? हमने कहा कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो हमें डाटा देती है कि कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। समझ आ गई। अच्छा जी, अब ना हमें वो जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ना वो इस तरह का कोई हमें ग्राफ बना के दिखाता है। ग्राफ का मतलब यहाँ नंबरिंग लगी होती है डिफरेंट वेवलेंथ की, ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो हमें डाटा दे रहा होता है कि जो ये जो पिगमेंट है वो इतनी लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये जो पिगमेंट है वो इतनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और ये जो पिगमेंट है वो इतनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये तो हमने कहा कि डिवाइस है जो हमें हेल्प करती है ये मेजर करने में, लेकिन ये जो हमें एक पिक्चर फॉर्म में, एक ग्राफ की फॉर्म में जो हमें तस्वीर मिली, वो तस्वीर, वो ग्राफ की फॉर्म में ये तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाती है। आसान हो गया। अब मैं आपको आपकी आसानी के लिए इस पॉइंट को रीड आउट भी कर लेती हूँ। कहते हैं कि ग्राफ एक ऐसा स्केच जो कि प्लॉट किया होता है, जो कि एक हमें शो करवा रहा होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ बाय डिफरेंट पिगमेंट्स, के मुख्तलिफ पिगमेंट्स का मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करने के बाद हमें ये सारा डाटा एक ग्राफ की फॉर्म में नज़र आना, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है। जिस डिवाइस से हमें ये डाटा हमें ग्राफ की फॉर्म में नज़र आता है उस डिवाइस को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। समझ आ गई। चलें जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज कहते हैं कि अब हम ना इनकी थोड़ी बहुत लोकेशन की बात करते हैं। हमने अभी पीछे ही कहा कि क्रोलोप्लास्ट इनकी लोकेशन है, इन पिगमेंट्स की जो लोकेशन है वो क्रोलोप्लास्ट है। क्रोलोप्लास्ट में भी कहते हैं कि जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन होती है, उन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के पास ये डिफरेंट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। मजीद क्लियर कर लिया हमने क्रोलोप्लास्ट को। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम इन पिगमेंट्स में से अगर हम अहमियत की बात करें ना, तो जो क्रोलोफिल है ना ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। उसके अलावा जो बाकी पिगमेंट्स हैं जो मेन नहीं है, उन पिगमेंट्स को हम एसेसरी पिगमेंट्स बोलते हैं। क्लियर होगा। अब ये होते कौन से, इनकी क्या डिस्क्रिप्शन है वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं ये बेसिकली ये भी मौजूद होते हैं क्रोलोप्लास्ट में, और क्रोलोप्लास्ट में स्पेसिफिकली हमने कहा कि जो थैलाक्वाइड की मेम्ब्रेन होती है उनके अंदर ये तमाम के तमाम पिगमेंट्स इम्बेडेड होते हैं। इन पिगमेंट के आगे हम फर्दर स्ट्रक्चर भी डिटेल देखेंगे, तब आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे और किस हद तक इम्बेडेड होते हैं इन थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें ना, तो ये जो येलो, रेड, ऑरेंज है इनको हम कैरोटिनॉइड बोलते हैं। उसके अलावा इनके पास कैरोटीन्स होती हैं जो कि रेड टू ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। उसके अलावा इनके पास जेंथोफिल्स होते हैं जो येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती है। ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली हमने कहा विजिबल लाइट है, और ये जो आपको कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन और जेंथोफिल नजर आ रहे हैं ये तमाम के तमाम एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एसेसरी हैं। ठीक है। मेन हमने कहा क्रोलोफिल है। क्रोलोफिल में भी आगे बहुत सारी टाइप्स होती हैं, A, B, C, D, वो अब हम आगे डिस्कस करते हैं अपनी आने वाली स्लाइड में। मतलब कि हमने भी पीछे कहा कि जो क्रोलोफिल है उनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें तो क्रोलोफिल भी फर्दर A, B, C और D टाइप का होता है। अब हम इनकी लोकेशन की बात करते हैं। कहते हैं कि A, B, C, D जो क्रोलोफिल है, अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो ये यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, और वो जो यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेसिफिकली वहाँ मेंशन है प्लांट्स और एल्गी। अब ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये दोनों प्लांट्स और एल्गी, क्योंकि आपको पता है कि यूकैरियोट्स होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं कि ये कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में भी मौजूद होते हैं, ये जो क्रोलोफिल की टाइप है, और वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है उनको हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और उसको स्पेसिफिकली हम बैक्टीरियो क्रोलोफिल्स बोलते हैं, क्योंकि ये वो क्रोलोफिल्स हैं या ये वो क्रोलोफिल्स की टाइप्स हैं जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मौजूद होती है। ये तो हम उस क्रोलोफिल को बैक्टीरियो क्रोलोफिल्स बोलते हैं। समझ आ गई। आगे मूव ऑन करते हैं। अब हमने बेसिकली एब्जॉर्प्शन देखनी है कि कैसे जो लाइट है वो एब्जॉर्ब करती है ये क्रोलोफिल्स। ठीक है, कि लाइट कैसे एब्जॉर्ब कर रही होती है, और हमें जो प्लांट्स है ना वो ग्रीन कलर के क्यों नजर आ रहे होते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल भी है। अमूमन लोग सोच रहे होते हैं कि भाई ये प्लांट्स ग्रीन कलर क्यों होते हैं, तो हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड में मिल जाएगी। क्वेश्चन भी है यहाँ कि डू यू नो वाई प्लांट्स लुक ग्रीन। भाई प्लांट्स क्यों ग्रीन नजर आते हैं? एक तो आपको पता है कि क्रोलोफिल की वजह से ग्रीन नजर आते हैं। अब हम डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्रोलोफिल की मौजूदगी होते हुए हम प्लांट्स को ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्रोलोफिल क्या रोल प्ले कर रही होती है, कैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रही होती है कि प्लांट हमें जो ग्रीन कलर का नजर आता है। देख लेते हैं। कहते हैं कि जो क्रोलोफिल है ये बेसिकली एब्जॉर्ब कर रहा होता है वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड वेवलेंथ की लाइट को।
समझ आ गई। अब आप ना यहाँ एक कंसेप्ट समझे, वो ये है कि जो भी कोई चीज़ होती ना जिनमें तो वो कलर आके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो गए तो वो तो उसके अंदर ख़त्म हो गए ना, लेकिन जो बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं होते या कम एब्जॉर्ब होते हैं, जो कि उस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक कर रहे होते हैं, बेसिकली वो ही कलर हमें उस चीज़ का नज़र आ रहा होता है। नहीं समझ आई, बता देती हूँ। कहते हैं कि अगर हम क्रोलोफिल की बात करें तो क्रोलोफिल एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। अब आपको पता है, हमने कहा कि अगर हम विजिबल लाइट की बात करें तो 7 कलर्स की लाइट होती हैं। मतलब हमने कहा कि जी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, रेड एंड येलो। ठीक है, तो कहते हैं कि जो क्रोलोफिल है जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये मेन पिगमेंट है, इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करनी है, तो ये ना सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे थे। उनमें से हमने कहा कि वॉयलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड लाइट ये अपने अंदर बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब जो तो चीज़ क्रोलोफिल या जो कलर क्रोलोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा वो मस्क हो जाएगा, वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। लेकिन जो कलर्स अंदर नहीं गए, पेनिट्रेट नहीं हुए, एब्जॉर्ब नहीं हुए, बल्कि उस सरफेस से, उस प्लांट सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक हो रहे हैं, तो बेसिकली हमें ह्यूमन आई को या हमें वही कलर नज़र आ रहा होता है जो कलर उस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, तभी तो वो हमारी आंखों पे पड़ रहा होता है और हमें वो कलर नज़र आ रहा होता है। समझ आ गई। इसी तरह जो आपको चीज़ रेड नज़र आती है, दैट मीन्स कि उसके अंदर बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ रेड कलर रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, जिसकी वजह से हमें वो चीज़ रेड नज़र आती है। सेम इज़ द केस विद ब्लैक, ब्लू, जो भी आपको कलर नज़र आ रहा होता है इर्द गिर्द सराउंडिंग में, तो ये जो ग्रीन, येलो और इंडिगो लाइट है ना, ये रिफ्लेक्ट होगी, जिसके बाद हमें ना नज़र आ रहा होता है प्लांट ग्रीन कलर का। समझ आ गया। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको मिल गया। कहते हैं कि अगर हम येलो की बात करें ना, ये मस्क हो जाता है। अब येलो लाइट भी है, हमने कहा कि ग्रीन के साथ साथ येलो लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ एक परेशानी वाली बात है कि ग्रीन लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, येलो लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, इंडिगो लाइट भी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो हमें ग्रीन कलर के प्लांट से क्यों नजर आते हैं? ठीक है, वो ये क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो डार्क कलर होता है, तो ये जो डार्कर कलर ग्रीन है ना, ये बाकी कलर्स की जो लाइट है उसको मास्क कर देता है, जिसकी वजह से ये डार्कर कलर हमें नजर आ रहा होता है। समझ आ गई। उसके बाद कहते हैं कि यही वजह है कि जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर के नजर आते हैं, क्योंकि जो बाकी पिगमेंट्स हैं वो मास्क कर देते हैं बाकी लाइट्स को। क्लियर हो गया, आंसर भी मिल गया, क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया। आगे हम अब ये स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या हमने देखना है? बेसिकली हमने स्ट्रक्चर देखना है क्रोलोफिल का, क्योंकि ये आप जब समझेंगे तो आपको पॉइंट जो है वो आप इंटरेस्टिंग वे में आप उसको समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा बहुत मैं आपको ये जो है ना वो स्लाइड समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर हम इनके पॉइंट्स भी देखते हैं। यहाँ आप देखें तो ये ना क्रोलोप्लास्ट का एक थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है जिसमें आपको थैलाकोइड्स नजर आ रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ वो सिर्फ लोकेशन बताने जा रहे हैं कि जो थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इनके अंदर बेसिकली ये जो क्रोलोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं वो इम्बेडेड होते हैं। समझ आ गई। क्रोलोफिल के मॉलिक्यूल्स इन थैलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर इम्बेडेड है। अब होता कैसे है? अब ये बेसिकली ये जो क्रोलोफिल इम्बेडेड है, यहाँ से उन्होंने ये स्ट्रक्चर आपको विजिबल कर दिया। ठीक है, यहाँ मैंने आपको ये स्ट्रक्चर की लोकेशन समझाने के लिए ये स्ट्रक्चर दिखाया। अब यहाँ बेसिकली हम इनका मेन स्ट्रक्चर देखते हैं। ये भी क्रोलोफिल का स्ट्रक्चर है, ये भी क्रोलोफिल का स्ट्रक्चर है। ऐसा है कि अगर हम क्रोलोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें, ये बेसिकली इनका हेड है और इसके नीचे जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये टेल है। ठीक है, क्रोलोफिल के स्ट्रक्चर में दो मेन पार्ट, हेड और टेल। तो अगर हम इनके शेप की बात करें तो ये जो हेड है ये बेसिकली हम कहेंगे स्क्वायर होता है, ये फ्लैट होता है, कम्प्लेक्स होता है, इनके पास रिंग्स होती हैं। अच्छा, ये पूरे का पूरा जो आपको हेड पे एक रिंग नजर आ रही है, इनको हम बोलेंगे पॉर्फिरिन रिंग। अगर हम इनके हेड की बात करें, क्रोलोफिल के हेड के सेंटर में आपको मैग्नीशियम आयन नजर आ रहा है, ये मैग्नीशियम का मॉलिक्यूल है। इर्द गिर्द ये जो आपको 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन और ये 4 नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये जो पूरा एक आपको हेड नजर आ रहा है जिसको हमने पॉर्फिरिन रिंग बोला, उसके अंदर भी फर्दर 4 रिंग्स होती हैं और उन स्मॉलर 4 रिंग्स को हम पायरोल रिंग बोलते हैं। और हमने कहा क्रोलोफिल के सेंटर में जो है वो मैग्नीशियम मौजूद होता है और इनके इर्द गिर्द ये जो आपको नाइट्रोजन नजर आ रही है ये बेसिकली पार्ट है उस पायरोल रिंग का, जो कि एक इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर 4 है। तो आपको 4 नाइट्रोजन नजर आ रही है। कंपोजिशन समझ आ गई, हेड आपको डिटेल से समझ आ गया। अपना टेल की तरफ आओ। ये जो टेल है ना, बेसिकली हमने कहा कि ये तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक दूसरा हम कहेंगे कि ये टेल लॉन्ग होती है, एंकरिंग करती है। बेसिकली अगर हम इधर आ जाए ना थैलाकोइड की बात, तो कहते हैं कि अगर हम क्रोलोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो वो थैलाकोइड के अंदर जो इनकी टेल्स हैं वो बिल्कुल इनके अंदर इम्बेडेड होती हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इनकी क्रोलोफिल की हेड की बात करें तो वो
इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर होती हैं ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें। क्लियर हो गया। यही वजह है कि अगर टेल की बात करें तो ये एंकरिंग करवा रही होती है, हेड की बात करें तो ये लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। तो थैलाकॉइड के अंदर हमने कहा था कि क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देख लिया, हेड और टेल। जो टेल है वो उस थैलाकॉइड के अंदर एम्बेडेड है, जो उसको एंकरिंग में हेल्प कर होती है। जो हेड है जो बाहर नजर आ रहा है आपको, वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, टेल का स्ट्रक्चर भी बता दिया, ईजी सा था। आगे इनकी डिटेल जो है वो फर्दर अगर कुछ पॉइंट्स रह गए होंगे वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। कहते हैं क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास 2 पार्ट्स होते हैं। आई होप अब जो जितने भी पॉइंट्स मैं पढ़ूंगी आपको डबल जो है वो पक्के हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने पीछे इनके पॉइंट्स डिस्कस किए और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे मैं पॉइंट्स रीड आउट करूंगी आपके माइंड में वो स्केच जो है वो आपको रिमाइंडर देता जाएगा कि यहाँ ये स्ट्रक्चर था, यहाँ ये स्ट्रक्चर था। हेड की बात करें, हेड को हमने पोर्फिरिन रिंग बोला क्योंकि ये पूरा जो हेड है ये एक रिंग है, एक स्क्वायर टाइप एक रिंग है जिसको हमने पोर्फिरिन रिंग बोला। अगर हम इनकी शेप की बात करें, फ्लैट है, स्क्वायर होती है और ना ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। हाइड्रोफिलिक पार्ट का मतलब होता है कि ये वाटर लविंग है, ये वाटर को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो ये जो है ना ये वाटर को अट्रैक्ट कर रहा होता है इनका हेड। उसके बाद अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, ये थोड़ा कम्प्लेक्स है। पोर्फिरिन रिंग अगर बात कर रहा है दैट मीन्स कि वो बात हेड की कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर हम क्लोरोफिल के हेड की बात करें तो ये जो है ना ये थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है, थोड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है, आपको नजर भी आ रहा होगा। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं कि इनके फिर जो पोर्फिरिन रिंग है इसके पास भी फिर 4 हमने कहा कि स्मॉलर रिंग्स मौजूद होती हैं। मतलब एक रिंग जो है उसके अंदर छोटे छोटे 4 रिंग्स होते हैं जिनको हमने पायरोल रिंग बोला। अब पायरोल रिंग की बात करें तो हमने कहा कि उनके पास 4 नाइट्रोजन है, ऑल्सो कार्बन। इधर आ जाए, ये आपको जो नाइट्रोजन नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, हमने कहा दैट मीन्स कि ये पार्ट है पायरोल रिंग का। इसका मतलब 4 पायरोल रिंग। इसके अलावा यहाँ 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 इर्द गिर्द इनको कार्बन अटैच है। दैट मीन्स कि अगर हम पायरोल रिंग की कंपोजिशन की बात करें तो उसके पास कार्बन और नाइट्रोजन एटम मौजूद होता है। समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि अगर हम पोर्फिरिन रिंग की बात करें तो उनके सेंटर में, या अगर हम हेड की बात करें उनके सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो मैग्नीशियम है ये बेसिकली जो पायरोल रिंग है उनके फर्दर जो आगे नाइट्रोजन, जो कि हमने इनकी कंपोजिशन की बात की थी कि उन नाइट्रोजन के साथ ये मैग्नीशियम अटैच होता है। कहाँ समझ नहीं आएगी, मैं आपको बता देती हूँ। हमने कहा कि ये जो नाइट्रोजन है जो बेसिकली हर एक पायरोल रिंग का एक आप कह सकते हैं पार्ट है, वो फिर सेंटर में लगा हुआ मैग्नीशियम के साथ अटैच हो रहा होता है। नजर आ गया आपको, सारे का सारा हेड समझ आ गया, स्ट्रक्चर भी माइंड में आपने अच्छे से बिठा लिया। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम बात करें, अगर मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में, यहाँ मैग्नीशियम अगर खत्म हो जाए क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर के अंदर जो सेंटर में आपको मैग्नीशियम नजर आ रहा है, अगर वो खत्म हो जाए तो उनकी डेफिशिएंसी से ना प्लांट्स में येलोविंग की कंडीशन होती है। येलोविंग का मतलब पौधे पीले पड़ जाते हैं। ठीक है, जैसे खजाम ही नहीं होते पत्ते पीले पड़ जाते हैं, वो तो चलो एक कंडीशन होती है। लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मल मौसम में भी अगर प्लांट सूख रहे हैं, येलोविंग हो रही है, जो लीव्स हैं वो येलो हो रहे हैं, दैट मीन्स के उनके हेड के अंदर, क्लोरोफिल के हेड के अंदर मैग्नीशियम की कमी हो रही है। तो हम फिर उनमें क्या होता है, खादों की तरफ जाते हैं। फिर हम उन प्लांट्स को जो येलोविंग का शिकार होते हैं, जो जो बिल्कुल पीले हो जाते हैं, जिनके पत्ते सूख जाते हैं, येलो हो जाते हैं, उनको फिर हम मैग्नीशियम की जो है वो खाद टाइप देते हैं ताकि उनमें मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हम ओवरकम कर सकें। उसके बाद तो कहते हैं कि अगर हम हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो उनका जो पोर्फिरिन रिंग है उनके पास आयरन मौजूद होता है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एटम इन द सेंटर। ठीक है, इधर वापस आ जाए स्ट्रक्चर की तरफ। कहते हैं कि क्लोरोफिल में तो आपको पता है कि सेंटर में मैग्नीशियम एटम मौजूद होता है, लेकिन अगर इनका कंपैरिजन करवा रहे हैं, कहते हैं कि अगर हम हीम ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करें तो उनके सेंटर में आयरन मौजूद होता है, जैसा कि क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद होता है। समझ आ गई। उसके बाद अब हमने इनका नेक्स्ट स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, जो कि एक सेकंड पार्ट है क्लोरोफिल का, दैट इज टेल। टेल को हम फाइटोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटोल। ठीक हो गया। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, हमने कहा कि ये लॉन्ग होता है और एंकरिंग में हेल्प कर रहा होता है। इनकी अगर हम नेचर की बात करें, हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन्स कैसे, आगे समझे। यहाँ अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो आपको यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन नजर आ रहा होगा, CH हर जगह लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि अगर हम टेल की बात करें तो ये जो टेल है ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन। दैट मीन्स कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अगर इनकी नेचर की बात करें तो कहते हैं कि हाइड्रोफोबिक होते हैं। दैट मीन्स कि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं, ये वाटर से डरते हैं। ठीक है, ये वाटर को रिपेल करते हैं। लेकिन अगर हम हेड की नेचर की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये वाटर लविंग होते हैं, वाटर को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, कंपेरिजन हमने देख लिया हेड और टेल का। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इनके अटैचमेंट की बात करें तो ये जो पायरोल रिंग है ना उनके साथ ये फाइटोल अटैच होती है। मतलब कि फिर वापस स्ट्रक्चर की तरफ आ जाए। कहते हैं कि अगर हम इन टेल की बात करें जिसको
इसको हम फाइटोल बोले। तो ये जो फाइटोल है ये अटैच होता है किसी एक ऊपर वाली पायरोल रिंग के साथ, ठीक है। जाहिर है हेड जो है वो टेल के साथ अटैच है, तो कहते हैं कि अगर हम इनके अटैचमेंट पॉइंट की बात करें तो ये जो टेल है, ये जो इस पोर्फिरिन रिंग के अंदर मौजूद 4 जो आपको पायरोल रिंग है उनमें से किसी एक के साथ इनकी अटैचमेंट होती है। समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल की जो टेल है ये बेसिकली क्योंकि हाइड्रोफोबिक होती है, यही वजह है कि ये जो थैलाक्वाइड है ना उनके स्ट्रक्चर के अंदर ये जो टेल है ये इम्बेडेड होती है और ये उनको एंकरिंग में हेल्प कर रही होती है। उसके अलावा जो हेड है, हमने कहा कि ये जो है जो हाइड्रोफिलिक है ये फिर उस थैलाक्वाइड के बाहर होता है, तो ये हेड बाहर है, टेल्स जो है वो अंदर अटैच होती हैं। समझ आ गई आपको। ये मेंशन भी किया हुआ शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेंशिएट करें हेड एंड टेल ऑफ क्लोरोफिल, बेसिकली वो स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं। मैंने आपके साथ प्रॉपर जो है वो इनके साथ हेडिंग के साथ नोट्स भी शेयर कर दिए। नेक्स्ट ना अब हमने इनके टाइप्स डिस्कस करनी है। अभी तो हमने सिर्फ सिंपल क्लोरोफिल की बात की कि वो मेन पिगमेंट है, ठीक है, और हमने उसका स्ट्रक्चर देखा। अब हमने कहा कि क्लोरोफिल की फर्दर टाइप्स में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, ठीक हो गया। इनकी आगे कुछ डिफरेंसेस हमने देखना है, बहुत आसान है। कहते हैं कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पीछे दिखाया, क्लोरोफिल में स्ट्रक्चर सेम होता है, क्लोरोफिल ए का भी सेम होता है, बी का भी सेम, लेकिन यहाँ कहीं जाके एक फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। अगर तो आपको क्लोरोफिल के पास यहाँ लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप मिथाइल ग्रुप नजर आ रहा हो, दैट मीन्स कि वो क्लोरोफिल ए है, और अगर यहाँ आपको क्लोरोफिल के ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ कार्बन आयन नजर आए, दैट मीन्स कि वो क्लोरोफिल बी है। समझ आ गई डिफरेंस पहला। और कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें, इनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हम आगे डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि क्लोरोफिल ए की बात करें, उनके पास कार्बन जो है वो 55, हाइड्रोजन 72, ऑक्सीजन 5, नाइट्रोजन 4 और एक मैग्नीशियम होता है। क्या मतलब, नहीं समझ आई, मैं बताती हूँ। स्ट्रक्चर की तरफ आए, ठीक है। कहते हैं कि अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें, टोटल वो गिनती कर रहा है, इतना ही वेला था वो। कहता है कि अगर हम इनमें कार्बन की बात करें तो इनके पास 55 कार्बन होते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल ए में। हमने कहा था कि अगर हम इनकी टेल की बात करें तो हाइड्रोकार्बन है, दैट मीन हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो कार्बन हमने बात कर दी कि टोटल अगर हम इनके स्ट्रक्चर में कार्बन की बात करें तो 52, हाइड्रोजन की बात करें 72, ऑक्सीजन की बात करें 5, नाइट्रोजन की बात करें 4 और सेंटर में एक मैग्नीशियम लगा होता है। क्लोरोफिल ए की बात करिए। अब हमने डिफरेंस देखना है क्लोरोफिल बी। अगर क्लोरोफिल बी के स्ट्रक्चर में हम टोटल अगर काउंट करें ना तो ये होता है कि कार्बन भी 55 होती है, हाइड्रोजन बस 72 होती है, ऑक्सीजन 6 होती है, नाइट्रोजन 4 होती है और एक सेंटर में मैग्नीशियम लगाता है, ठीक होगा। एक हमने फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस के साथ साथ हमने इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी डिफरेंस देख लिया, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। वहां ये है कि अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये ब्लू ग्रीन है, ठीक है। बीजी का मतलब ब्लू ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये येलो ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ ये लिखा हुआ है। अब हमने एक और इनका डिफरेंस देखने, कहते हैं कि अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो क्लोरोफिल ए बनिस्बत क्लोरोफिल बी के मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रही होती है और ये जो है वो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट माना जाता है, ठीक हो गया। अब याद देते हैं यहाँ ये लीस्ट अबंडेंट है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें, ये हेल्पर होता है क्लोरोफिल ए का, ठीक है। कहते हैं कि बी की बात करें हेल्पर है तो ये क्लोरोफिल ए के साथ अटैच होता है ग्रीन प्लांट्स में, और ये अगर लोकेशन की बात करें ग्रीन एल्जी में ये क्लोरोफिल की टाइप मौजूद होती है। नेक्स्ट अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करें तो हमने कहा कि ये मेन पिगमेंट है, मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना ये बेसिकली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन करवा रहा होता है। समझ नहीं है ये कौन सा रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? बहुत दिमाग लगाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। वो ये कि अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो आपको पता है जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। कान इधर से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो, पकड़ा कान ही जाता है, ठीक है। क्यों फोटोसिंथेसिस को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन? क्योंकि सोलर एनर्जी के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है और ये ही रिएक्शन है जिसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू केमिकल एनर्जी। समझ आ गई। अब हमने ना कुछ लोकेशन की बात करनी, वो ये कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो ये जो पिगमेंट है ये बेसिकली फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है क्लोरोफिल ए, लेकिन एक कंडीशन है वो ये कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं होता, ठीक हो गया। उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो ये इनसोल्यूबल जो है वो वाटर में होते हैं, लेकिन ये सोल्यूबल होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। नेचर की बात की, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जिनमें ये सोल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड और अल्कोहल में ये सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि इनमें अगर हम इनकी क्लोरोफिल ए की बात करें तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में
एग्जिस्ट करता है। क्लोरोफिल ए में भी फर्दर फिर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इनकी पीक रिलेटेड अगर हम इनकी अब्जॉर्प्शन देखें तो रेड अब्जॉर्बिंग पीक जो है वो डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ शो कर रही होती है, वो नीचे यहाँ इन्होंने मेंशन भी कर दिया। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करने हैं एसेसरी पिगमेंट्स। अभी हमने मेन पिगमेंट क्लोरोफिल के पीछे हम पढ़ गए, उसकी हमने जान खा ली, उसकी हर चीज़ हमने डिस्कस कर ली, उसकी कोई चीज़ हमसे छुपी रह नहीं गई। हमने उनका स्ट्रक्चर देखा, हमने उनकी डिटेल देखी, हमने इवन उनकी डिफरेंट टाइप्स देखी, उन डिफरेंट टाइप्स का भी हमने कंपैरिजन देख लिया। ठीक है, हमें तो वो सारे के सारे हिफज हो गया। चलें जी, अगर हम नेक्स्ट इसकी पार्ट की बात करें, अब हमने इनमें बेसिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात करें, एसेसरी पिगमेंट्स। एसेसरी पिगमेंट्स वो जो मेन पिगमेंट क्लोरोफिल की हेल्प कर रहा होता है, उनमें हमने कहा था कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ये येलो रेड ऑरेंज पिगमेंट्स माने जाते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं स्ट्रॉन्गली, बहुत स्ट्रॉन्गली ब्लू वॉयलेट रेंज की जो है वो वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ की एब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल जो है वो आपको पता है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और एनर्जी को है वो कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा होता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा होता है। अगर हम क्लोरोफिल की बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी भी कहते हैं कि वो एसेसरी पिगमेंट है। अभी हमने पीछे कहा कि मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए ही है जो कि फोटोसिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है और सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। लेकिन अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करें तो वो एसेसरी पिगमेंट है, क्योंकि वो क्लोरोफिल ए की हेल्प करता है। क्यों, किस में हेल्प करता है? वो उनको लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब क्लोरोफिल ए तो हेल्प कर ही रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर ही रहा है लाइट को, लेकिन क्लोरोफिल बी भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन ये सारे की सारी जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा होता है वो आगे ट्रांसफर कर देता है। किसको ट्रांसफर कर देता है? क्लोरोफिल ए को। कितना अच्छा बच्चा है, खपता खुद है बेचारा क्लोरोफिल बी। ठीक है, क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और वो करने के बाद वो सारी की सारी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है क्लोरोफिल ए, और कहता है कि भाई इतना का मेरा काम था, बाकी सारा काम तुम करो। इतना अच्छा भी नहीं है, आधा काम करता है, बाकी कहता है भाई अब सारा काम तुम करो। तो जो सारा काम है ये बेचारा जो क्लोरोफिल ए है, मेन पिगमेंट है, वो कर रहा होता है। पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर रहा होता है। तो यही जो क्लोरोफिल ए है वो फिर इनिशिएट करेगा फिर फर्दर जो लाइट रिएक्शन मतलब कि फोटोसिंथेसिस। समझ आ गई? नेक्स्ट इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, दैट इज कि अगर हम कैरोटिनॉइड्स की बात करें, ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये हमारी ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी ह्यूमन आईज में भी कैरोटिनॉइड्स मौजूद होते हैं, और ये जो लाइट की प्रोटेक्शन है ना, बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाली लाइट को हमारी आंख में पड़ने से बचाती है। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर वीडियो, ट्रस्ट में दिस इज द लास्ट स्लाइड। ठीक है, जान छूटने वाली है इस टॉपिक से। अच्छा जी, कहते हैं कि अगर हम ये सारी की सारी जो बातें अभी पीछे बता रहा था ना, यहाँ वो आपको स्केच की फॉर्म में बताना चाह रहा है ताकि आपके लिए और आसान हो जाए, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर दी मैंने। क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे आगे, ये सबसे आगे, दैट मीन्स कि ये मेन है, ये हेड है, ये लीडर है। ठीक है, ये हेड ऑफ द फैमिली है। उसके बाद बी जो है वो हेल्पर है, और कैरोटिनॉइड्स मतलब कि जो एसेसरी पिगमेंट्स है, बेसिकली ये भी एसेसरी पिगमेंट है, ये भी एसेसरी पिगमेंट है, ज़ेनथोफिल्स भी एसेसरी पिगमेंट्स। तो ये सारे के सारे लाइट तो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं सूरज की रोशनी को, लेकिन उसकी जो एनर्जी की एब्जॉर्ब करते हैं ये इसको दे देते हैं, ट्रांसफर इसको करते हैं, और ये जो है वो मेन फिर सारे का सारा प्रोसेस कर रहा होता है। यही बात नीचे लिखी हुई है। कहते हैं कि अगर हम कैरोटिनॉइड्स की बात करें तो कैरोटिनॉइड जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है क्लोरोफिल को इंटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, तो ये जो कैरोटिनॉइड्स है ये एबिलिटी रखता है कि जितनी हाई शिद्दत वाली लाइट है इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है। ये वजह कि हमने पीछे डू यू नो में भी इन्फॉर्मेशन में भी लिखा था कि हमारी ह्यूमन आई को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और ये सारे का सारा जो है वो ट्रांसफर कर देता है, अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है। किस ये ट्रांसफर करता है क्लोरोफिल, और वो भी स्पेसिफिकली किसको? क्लोरोफिल ए को दे रहा होता है। लास्ट में यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए मेंशन किया, दैट इज कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेटिक एंड एसेसरी पिगमेंट्स। आई एम डैम श्योर कि जितनी मैंने डिटेल से आपके साथ ये सारा का सारा टॉपिक शेयर किया तो आप बहुत ही आसानी से इस सवाल का आंसर दे देंगे। अगर ना भी दे सके तो मैंने आपके लिए, आपकी आसानी के लिए कलरफुल डिफरेंट नोट्स भी आपकी आसानी के लिए शो कर दिए, और यहाँ मैंने आपके साथ शेयर किए। क्लियर हो गया? दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह हम लाइट द ड्राइविंग एनर्जी जो है वो टॉपिक हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, एंड अल्लाह हाफिज।